हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड PSC अपर का पेपर है 2016 का। ठीक है, 2016 का ये सैम्पल पेपर है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो पैटर्न जो होगा वो जो आपका अभी PSC लोअर का हुआ था एग्जाम, उससे थोड़ा हाई लेवल का होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा आपको किस तरीके से आएंगे इसमें यह अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेम्स एंडल रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। ठीक है, किस गवर्नर का वास्तविक नाम था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल डलहौजी। ठीक है, लाल डलहौजी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, जेम्स एंडल रेमजे था। ठीक है, और लाल डलहौजी को जो है वो अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, कब से कब तक था, 1848। ठीक है, 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था। ठीक है, दो जनरल गवर्नर के बारे में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो भारत का जनरल गवर्नर था वो कौन सा था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 1856 से लेकर, यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके बाद जो ये गवर्नर बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1858 तक इनका कार्यकाल रहा था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1928 में। कब हुई थी, 1928 में जो थी इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो निम्नलिखित में से चार नीचे उदाहरण दिए हैं, कौन काकोरी कांड से सम्मिलित नहीं था। तो पहला है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो काकोरी कांड में सम्मिलित थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन जो थे वो कौन से कांड से संबंधित थे, सूर्य सेन चटगांव विरोध कांड से आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो चटगांव आंदोलन से संबंधित थे, तो यह क्या है, काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र और अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों ही जो हैं, राम प्रसाद, राजेंद्र और अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों ही काकोरी कांड से संबंधित हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने देखा होगा कि जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद वन विभाग का एग्ज़ाम हुआ, हर एग्ज़ाम में काकोरी कांड हो या चटगांव कांड हो, इसमें से कोई ना एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो ये काकोरी कांड है और जो चटगांव आंदोलन हुआ था, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खासी। खासी जनजाति जो है वो उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, ये शायद से मिजोरम वगैरह की जनजाति है। ठीक है, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1804 ईस्वी में। ठीक है, खुड़बुड़ा का जो युद्ध था वो 1804 ईस्वी को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछा गया था कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। ठीक है, 1946 में जो पर्वतीय क्षेत्र को अलग प्रशासनिक भाग बनाने की जो मांग थी सर्वप्रथम किसने की थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है,
किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंगौली की संधि हुई थी। सिंगौली की संधि हुई थी, तो सिंगौली की संधि कब हुई थी ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1815 में। ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को सिंगौली नामक स्थान पर जो था यह संधि हुई थी। और यह संधि जो थी वो किस किस के बीच हुई थी? और यह संधि जो थी वो ब्रिटिश और गढ़वाल के साथ इसमें समझौता हुआ था, जिसमें से उनके अपने अपने एरिया को लेकर कुछ समझौता हुआ था ये। ठीक है, 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो रैणी गांव में जो यह आंदोलन हुआ था तो काफ़ी फेमस आंदोलन था, तो हर किसी को पता था कि इसका जो आंदोलन का जो चलाया था वो किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, गौरा देवी ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद जी ने जो था इन्हें विश्व स्तरीय दर्जा दिया था, लेकिन जो आंदोलन की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? गौरा देवी ने की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कल्याण सिंह रावत जी जो है वो मैती आंदोलन से रिलेटेड है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो ये तीनों जुड़े हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम जो शुरुआत की थी वो गौरा देवी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, कनकपाल। कनकपाल जो था वो परमार वंश का संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विलित पर्वत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विलित पर्वत नहीं है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत। ठीक है, विलित पर्वत क्या होते हैं? विलित पर्वत अथवा मोरद्वार पर्वत भी इन्हें कहा जाता है। तो वह पर्वत जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत होता है उन्हें क्या बोलते हैं? विलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, और विलित पर्वत जो नवनिर्मित है वो कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। ठीक है, विलित पर्वत जो नवनिर्मित हैं वो कौन कौन से हैं? एक है युवाल। ठीक है, युवाल, हिमालय और एंडीज, ये तीनों ही क्या हैं? नवनिर्मित। ठीक है, नवनिर्मित पर्वत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी शंकु। कौन है? ज्वालामुखी शंकु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। ठीक है, सर्वाधिक तटीय अपरदन जो है वो किससे होता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लहरों से। ठीक है, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनसे सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, क्योंकि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं ना तो वो सदैव गतिमान रहती हैं और लगातार तट से टकराने की वजह के कारण जो है वो ज़्यादा अपरदन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये जो लोअर पीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो कौन सी है? सूक्ष्म मंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यह मंडल जो है वो जैव पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधित जो सारी घटनाएं हैं इसी से ही घटित होती हैं, सूक्ष्म मंडल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग बताना था। ठीक है, कोई एक्यूरेट नहीं बताना है कि लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। वैसे कितनी है ये? वैसे मेरे हिसाब से 40,075 है। ठीक है, 40,075 जो है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। ठीक है, तो लगभग पूछा गया था, तो लगभग कितनी है? 40,000 किमी है, ये याद रखिए। सबसे बेस्ट है आपको जियोग्राफी की, अगर आपने पढ़ना है जियोग्राफी अच्छे से पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी की जो बुक है 11th क्लास की वो आप पढ़ लीजिए। इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपको इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि लूसेंट में उतना खास इसमें दिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रांत महासागर से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनारी। ठीक है, द्वीप समूह है वो कौन सा है? नॉर्थ अंटार्कटिका में है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि सपाटा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का जो गठन था वो किस वर्ष हुआ था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1993 में। ठीक है, यह समझौता कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 18 क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो समय की एक प्राकृतिक इकाई नहीं है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानक समय, क्योंकि मानक समय जो है वो बनाया गया है वो प्राकृतिक इकाई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि बादल परिमाण है। ठीक है, बादल किस चीज़ का परिमाण है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सघन का। ठीक है, किसका है, सघन का है। ठीक है, बादल जो है वो किसका परिमाण है, सघन का परिमाण है। ठीक है, और वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के सघन से बने जलकणों के दृश्यमान राशि क्या होती है, बादल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत युग्म है। ठीक है, एक जगह झीलें दी गई हैं, दूसरी जगह उनके जिले दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो झीलों वाला टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ पर झीलें हैं और कौन सी जिले में हैं। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पहले दिया है डोंडी ताल। ठीक है, डोंडी ताल, तो डोंडी ताल के आगे क्या लिखा है, उत्तरकाशी लिखा है, तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद दिखा रहा है देवरिया ताल, देवरिया ताल के आगे क्या लिखा है, टिहरी, तो लेकिन देवरिया ताल जो है वो कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो इसका जो गलत युग्म क्या होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत युग्म होगा। ठीक है, उसके बाद बैनीताल वो भी चमोली में है, और वासुकी ताल वो भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत युग्म होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है खतरिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ठीक है, खतरिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिहरी गढ़वाल जिले में। ठीक है, खतरिंग ग्लेशियर जो है वो कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदी है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है काली नदी। ठीक है, काली नदी जो है वो पूर्वी धौली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को जो है वो 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत शामिल किया गया था, ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना है उसके तहत अभी तो अब 2016 का तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 2021 का ही पूछा जाएगा। ठीक है, 2020, 21, 19 इसके आसपास का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कलियासैंण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कलियासैंण भूस्खलन क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड में कहाँ स्थित है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर रुद्रप्रयाग के मध्य। ठीक है, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य जो है वो कलियासैंण भूस्खलन क्षेत्र स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। ठीक है, इसमें हमें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, हमें ये बताना है कि इसमें जो है इसकी स्थिति जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। तो जैसे दिया है केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, बिनसर, तो इसमें बताना है कि कब कौन से क्रम में है। ठीक है, तो इसमें पहला आता है केदारनाथ। ठीक है, पूर्व से अगर पश्चिम की तरफ बात करें तो पहला क्या आता है, केदारनाथ आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या आता है, नंदा देवी आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आता है ये नीचे बिनसर आता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या आता है, अस्कोट आता है। ठीक है, तो अस्कोट यानी कि अस्कोट जो है वो 4th नंबर पे है। तो अस्कोट यहाँ पर 2 जगह 4th नंबर पे दिया है, एक सी वाले ऑप्शन में दिया है और दूसरा डी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है सूची ए को सूची
2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक जगह सूची ए दी है, एक जगह सूची बी दी है। ठीक है, इन दोनों का हमें मिलान करना है। तो पहला दिया है बिष्ट दो आप। ठीक है, बिष्ट दो आप, तो बिष्ट दो आप का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ब्यास तथा सतलज के मध्य है। ठीक है, उसके बाद बारी दोआब, तो बारी दोआब का क्या है? बारी दोआब का ये राइट है, रावी तथा ब्यास के मध्य है। ठीक है, ब्यास दो जो बारी दोआब का है उसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आया है रचना दोआब। ठीक है, रचना दोआब का क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, रावी तथा चुनाव के मध्य। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आया है चाच दोबाद। ठीक है, चाच दो आप की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है 4th ही है। ठीक है, चिनाब तथा झेलम के मध्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा, पहले का क्या था? 3rd था। ठीक है, उसके बाद दूसरे का क्या था? सेकंड ही था। ठीक है, उसके बाद तीसरे का क्या था? पहला था। ठीक है, उसके बाद चौथे का क्या था? चौथा ही था। तो 3 2 1 4। ठीक है, 3 2 1 4, तो देखना है कौन से ऑप्शन में है। 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 था, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। कौन सा माना जाता है? पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता के लिए संवेदनशील स्थल माना जाता है। ठीक है, और जैव विविधता के लिए जो है वो 4 संवेदनशील स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोपोन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो कोपोन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 का जो मिलान है वो सूची 2 से करना है। ठीक है, एक जगह लिखा है उनका उद्गम क्षेत्र, सूची ए में लिखा है उद्गम क्षेत्र और सूची 2 में दिया है नदी। ठीक है, तो ब्राह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, ब्राह्मगिरी पहाड़ी से जो है वो किस नदी का उद्गम होता है ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर 1, कावेरी का ही उद्गम होता है। उसके बाद है वेरीनाग स्रोता झरना। ठीक है, वेरीनाग स्रोता झरना से किसका होता है? झेलम का ही होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर से जो है वो किसका होता है? कृष्णा का ही होता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद आता है छोटा नागर का पठार। तो छोटा नागर का पठार जो है वो सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो इसका ये सारे ही सही हैं, तो इसका क्या बनेगा? 1 2 3 4 ऑप्शन इसका राइट बनेगा। तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ये चीज हम याद रखिएगा। ठीक है, तो नदी के उद्गम स्थल भी आप, तो इस क्वेश्चन से आपको ये अनुमान लग गया होगा कि नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी आपको याद रखना है कि किस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है। ठीक है, और सहायक नदी कौन कौन सी हैं ये भी याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो नदियों में से अभी तक देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पंजाब। ठीक है, कौन सा है? पंजाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है।
वहाँ कितना है 98% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है वो क्या है, हमें ये बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनसेट। क्या है? इनसेट है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री क्या है ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। क्या है? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था कि तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा राज्य समूह भांगड़ा नांगड़ा परियोजना जल प्राप्त करता है? तो कौन सा राज्य समूह है जो भांगड़ा जल परियोजना है उसको प्राप्त करता है, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है वो भांगड़ा नागर परियोजना से जल प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो आज जो था मैंने 35 क्वेश्चन आपके कवर कराए हैं। तो आप इनसे देख ही सकते हैं कि जो क्वेश्चन बनता है वो लोअर पीसीएस के अकॉर्डिंग काफ़ी हार्ड आते हैं क्वेश्चन। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।